नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र राठौर। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपसे पहले हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा है और आज हम उसी कड़ी में एक और मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो हृदय में पढ़ा था उसमें हमने धमनी और शिरा को पढ़ा था। धमनी में हमने ये देखा था कि शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन धमनी और शिरा में शुद्ध और अशुद्ध की यहाँ परिभाषा थोड़ी सी अलग है। हमने हृदय में ये देखा था कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शुद्ध रक्त का वहां मतलब था कि उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है और अशुद्ध का मतलब था कि उसमें CO2 मिली हुई है। लेकिन आज हम यहां देखेंगे कि शुद्ध रक्त का मतलब है कि वो यूरिया रहित है, यानी यूरिया नहीं मिला हुआ है। अन्य अवशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य पदार्थ यूरिया होता है। तो यूरिया नहीं मिला हुआ, इसका मतलब है कि वो रक्त कैसा है? शुद्ध। और शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी में। शिरा में अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब क्या है कि उसमें क्या मिला हुआ है? यूरिया मिला हुआ है। यूरिया मिला हुआ, अन्य अवशिष्ट पदार्थ मिला हुआ रक्त क्या होता है? अशुद्ध। यहाँ इतना याद रखना है कि यूरिया मिला हुआ, यूरिया सहित है, अशुद्ध यानी मिला हुआ, यूरिया मिला हुआ अशुद्ध, ये शिरा में बहता है, धमनी में शुद्ध यानी यूरिया रहित, यूरिया नहीं मिला। जैसे हमने वहां देखा था कि जो फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो यहाँ उसकी जगह हो जाएगा वृक्क धमनी। और वृक्क धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जो वृक्क शिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इतनी बात को याद रखनी। धमनी में शुद्ध, शिरा में अशुद्ध, वृक्क धमनी में अशुद्ध, वृक्क शिरा में शुद्ध। और अशुद्ध और शुद्ध का मतलब है शुद्ध का मतलब है उसमें यूरिया नहीं मिला हुआ, अशुद्ध का मतलब उसमें यूरिया मिला हुआ या अन्य अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है, जो कि पाचन होता है, श्वसन होता है, अन्य क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, उन क्रियाओं के फलस्वरूप जो रक्त अशुद्ध हो जाता है, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो अवशिष्ट पदार्थ शिरा के द्वारा और अशुद्ध रक्त यानी शिरा के द्वारा कहां आता है? इन दोनों वृक्कों में जाता है। हमने यहाँ देखा कि ये दोनों दो वृक्क होते हैं मानव के अंदर। पहले ये देखना है कि दो वृक्क होते हैं, जो बाईं तरफ होता है वो बायां, जो दाईं तरफ होता है वो दायां वृक्क कहलाता है। दोनों वृक्कों की कार्य प्रणाली समान है, यानी दोनों वृक्क समान कार्य करते हैं। इसीलिए हमने ये सुना है कि एक वृक्क यदि किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तब भी उसका जीवन आसानी से चल सकता है, क्योंकि दोनों का कार्य समान है। तो जो वृक्क खराब हो गया उसका कार्य एक वृक्क कर सकता है। इसीलिए जो जिस व्यक्ति का वृक्क खराब हो जाता है, इस वृक्क को स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इसकी जगह दूसरी किडनी या वृक्क स्थानांतरित किया जा सकता है। जो खराब हो जाता है उसको निकाल करके उसकी जगह दूसरा लगाया जा सकता है। और दोनों वर्ग यदि सही है तो दोनों वर्गों का कार्य क्या होता है? समान होता है। दो वृक्क होते हैं, दो मूत्रवाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय होता है, दोनों मूत्रवाहिनियों का समान कार्य होता है और मूत्राशय में आकर के मूत्र इकट्ठा होता है, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये इसकी कार्य प्रणाली। सबसे पहले शिरा में अशुद्ध रक्त आता है, उसमें यूरिया मिला हुआ है, अवशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं। अवशिष्ट पदार्थ और यूरिया मिला हुआ रक्त अशुद्ध है, अशुद्ध शिरा में होता है। ये अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से शिरा के द्वारा वृक्कों में आता है, दोनों वृक्कों में जाता है। इस प्रकार ये मार्ग बना हुआ है, इस वर्ग में चला जाता है और इस वर्ग में भी चला जाता है। वृक्क के अंदर क्या होता है? इस अशुद्ध रक्त को छाना जाता है, जिसको कहते हैं निस्यंदन। निस्यंदन की क्रिया होती है, यानी छानने को कहते हैं निस्यंदन। और ये निस्यंदन करने वाली एक संरचना होती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है वो निस्यंदन का कार्य करता है, रुधिर को छानने का कार्य करता है, अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करता है, अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। अपशिष्ट पदार्थ जो कि इस नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस कोशिकाएं होती हैं, ग्लोमेरुलस कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं बोमेन संपुट भाग होता है उसमें होती हैं। और बोमेन संपुट क्या करता है? जैसे ही अशुद्ध रुधिर आता है
उस अशुद्ध रुधिर को एक चालनी की तरह छान देता है। अपशिष्ट पदार्थ और यूरिया नीचे निकल जाते हैं, शुद्ध रुधिर ऊपर रह जाता है। और जो शुद्ध रुधिर ऊपर रह गया वह शुद्ध रुधिर और इस वृक्क शिरा के द्वारा, क्योंकि जो शिरा आती है, शिरा के बाद ये जाते हैं वृक्क धमनी, वृक्क धमनी से वृक्कों में चले जाते हैं। ये भी वृक्क धमनी है, दोनों वृक्कों में चले गए। अब यहाँ क्या होगा, नेफ्रॉन नाम की संरचना होती है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होती है। वो नेफ्रॉन रक्त को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब शुद्ध रक्त हो गया, छन गया, छानने का काम करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए वो अपशिष्ट पदार्थ इस मार्ग के द्वारा, अपशिष्ट पदार्थ इस मार्ग के द्वारा मूत्र वाहिनी में चले जाते हैं। ये भी मूत्र वाहिनी होती है और इस मूत्र वाहिनी में जाकर के कहां चले जाते हैं, मूत्राशय में चले जाते हैं। और जो शुद्ध रक्त बच गया, छानने के बाद क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थ नीचे रह गए, ऊपर क्या बच गया, शुद्ध रक्त। वो शुद्ध रक्त है वो इस वृक्क शिरा के द्वारा, ये वृक्क शिरा है, इस वृक्क शिरा के द्वारा कहां चला जाता है, धमनी में चला जाता है और धमनी से वापस हृदय में चला जाता है। यानी जो यहाँ छानने की क्रिया होती है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, उनमें सब में ये निषेधन क्रिया होती है। छनने से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे छनकर चले जाते हैं, नीचे छन करके वो मूत्र वाहिनी में आ जाते हैं। और जो ऊपर शुद्ध रक्त रह गया, उस शुद्ध रक्त है वो वृक्क शिरा के द्वारा धमनी में चला जाता है और धमनी से हृदय में चला जाता है। हृदय से फिर अपशिष्ट पदार्थ है, विभिन्न अंगों में अपशिष्ट पदार्थ पुनः उस रक्त में मिल जाते हैं, रक्त पुनः अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध रक्त फिर अपशिष्ट पदार्थों को लेकर के इस शिरा के द्वारा और दोनों वृक्कों में पुनः आ जाता है। और शिरा है ये इसके वृक्क धमनी से जुड़ी हुई होती है, ये वृक्क धमनी दोनों वृक्कों में पुनः ले जाती है अपशिष्ट पदार्थों को और यहाँ निषेधन की क्रिया होती है। फिर छनने की वजह से और जो रक्त शुद्ध हो गया, अपशिष्ट पदार्थ बच गए, वो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में चले जाते हैं और जो शुद्ध रक्त बचा वो धमनी में चला जाता है और फिर हृदय में चला जाता है। इस प्रकार यहाँ जब रक्त जो मूत्र आता है, अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, उसमें जल भी मिला हुआ होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, मुख्य पदार्थ यूरिया होता है, वो यहाँ से कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है। कुछ समय के लिए इकट्ठा रहने पर जो ये मूत्राशय अवरोधनी है ये उसको रोकी हुई रखती है, बंद रहती है। जब मूत्र पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ये मूत्राशय अवरोधनी यहाँ से खुल जाती है और यहाँ से खुलने से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। फिर ये वापस बंद हो जाती है और कुछ फिर पुनः मूत्र यहाँ इकट्ठा होने लग जाता है। जो यहाँ इकट्ठा होता है इसको कहते हैं मूत्राशय और जो मूत्राशय इकट्ठा होने के बाद में बाहर निकलता है इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ एक अवरोधनी लगी हुई होती है जो इसको नियंत्रित करती है, रोकती है, इसको कहते हैं मूत्राशय अवरोधनी। तो एक बार पुनः प्रक्रिया देखते हैं। जो अशुद्ध रक्त है वो शिरा के द्वारा आता है, आकर के वृक्क धमनी से वृक्कों में चला जाता है। दोनों में ये दोनों वृक्क धमनियां दोनों तरफ समान रूप से जाता है और वहां शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद छन जाता है, छनने से जो शुद्ध रक्त है वो पुनः वृक्क शिरा के द्वारा, ये दोनों वृक्क शिराएं हैं, वृक्क शिराओं के द्वारा और किस में आ जाता है, यहाँ पर धमनी में आ रहा है और वृक्क शिरा ये भी है, इसमें भी धमनी में आता है और धमनी में आकर के हृदय में चला जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए वृक्क के अंदर वो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में चले जाते हैं और फिर पुनः समय समय पर बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये एक मूत्र निर्माण की प्रक्रिया थी। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये नेफ्रॉन है वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से निषेधन करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे।